सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 22वां रोज़ है। जुल्म सितम की दास्तानें वहाँ पर भारतीय फ़ौजियों की जानिब से रकम की जा रही हैं। आंसू गैस, पैलेट गन, लाठियों का बेपना कश्मीरी नौजवानों पर, कश्मीरी माओ बहनों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, जो आलमी मीडिया जो फुटेजेस लेकर आ रहा है, कैमरे की आंख से सारी दुनिया को दिखा रहा है कि क्या जुल्म सितम वहाँ पर किया जा रहा है। और अभी भी जो काबिज फ़ौजी हैं वहाँ पर जो लोग बाहर निकलते हैं, कर्फ्यू तोड़कर एहतजाज करते हैं, उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर आंसू गैस उन पर इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी 24 घंटे का पहरा है भारतीय फ़ौज का। अगर हम बात करें पाकिस्तान की कोशिशों की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले सवाबी में भी इसाक खान इंस्टीट्यूट में नए एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताई तकरीब से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, मैं कश्मीर के सफ़ीर की हैसियत से हर फोरम पर कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। और अब से कुछ देर बाद 5:30 बजे का वक्त दिया गया है। वज़ीर आज़म कौम से खिताब भी करेंगे और कौम को कश्मीर की सूरत हाल पर एतमाद में भी लेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हैं, जो पाकिस्तान की खारजी और दाखिली कोशिशें हैं, उसमें सिर्फ पाकिस्तान अपनी ही कोशिशों के बलबूते पर क्या कुछ कर पाएगा, और तमाम आलमी ताकतें, तमाम मुस्लिम ममालिक जिन पर हम कई दफ़ा बात भी कर चुके हैं और हम बात कर ही रहे हैं, इस चीज़ में पाकिस्तान किस हद तक कामयाबी हासिल कर सकता है, या आज सवालात हम उठाएंगे और बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल पर। मैं मानूस तारुफ करवा देती हूँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब भी आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी। ज़ाहिर है आपसे कुछ देर पहले कौम से खिताब भी करेंगे वज़ीर आज़म, 5:30 बजे का वक्त दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के मामले पर कौम को एतमाद में ले रहे हैं, तो क्या खिताब में मुतवक्के है, क्या कोई ऐसा अज़म भी होगा जो एक नया होगा, या कोई ऐसा नया पैगाम भी वज़ीर आज़म दे सकते हैं? आपके पास क्या मालूमात है सर? देखिए, गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ाती तौर पर कोशिशों का नतीजा है कि ये तारीख़ में पहली दफ़ा कश्मीर का इशू इतना आलमी सतह के ऊपर जो है इंटरनेशनलाइज हुआ है। अभी हालिया इवन आपने लंदन के अंदर जो आपने देखा जो प्रोटेस्ट हुआ है कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए और हिंदुस्तान की फ़ौज के गासबाना हमले के ख़िलाफ़ उसकी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि आज वज़ीर आज़म साहब का जो खिताब है वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि अगले माह जो है 27 सितंबर को उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से भी खिताब करना है। तो इस हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि वो यकीनन जो है कौम को भी एतमाद में लेने के लिए आज खिताब करेंगे। चलें जी, पॉइंट टेकन। गज़नफ़र साहब, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के खिताब पर सबकी नज़रें हैं, दुनिया भी जानना चाहती है और पाकिस्तानी कौम भी जानना चाहती है वज़ीर आज़म क्या कहने वाले हैं। क्या वो कोई नई बात होगी या फिर वही अज़म दोहराया जाएगा जो कश्मीर के लिए दोहराया जाता रहा है? लेकिन मेरा सवाल ये है कि ज़ाहिर है आज नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है और आज इस मुलाकात में दोबारा कश्मीर पर बात हुई और फिर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान से बात की जाएगी। ये सालिसी की बात बार बार सदर ट्रंप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वाकई अमलतन कुछ हो पाएगा और सदर ट्रंप वो बात कर पाएंगे कि जो हम बात करते हैं कि जी वो रूट से बात करें और वो जो आईनी हैसियत थी 5 अगस्त से पहले की कश्मीर की, उसकी बहाली पर बात करें? क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई बात हो पाएगी? अभी जो बात आई है वो यही सामने आई है बस। आप मारूजी हालात को देखिए दुनिया के, तो वहाँ जो पाकिस्तान के बड़े मैं कहूँगा पुरजोर और इमरान खान के ज़ाती ट्वीट्स और उसके साथ जो पाकिस्तान की सफारती कोशिशें हैं या जैसे मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है जी, उसमें आपके नेबर में कल इतना बड़ा अवार्ड जो है वो मोदी साहब को नवाज दिया गया और बहरीन इज़ फॉलोइंग दिस सूट। तो इसमें आपको दुनिया की टिल्ट नज़र आती है कि जो कश्मीर की 370 की जो हैसियत है जो आप फरमा रही हैं, आर्टिकल की जो उन्होंने एनल किया, उसकी हैसियत उनकी नज़रों में क्या है? आपको पता है यूएई के एम्बेसडर जो इंडिया में है, उसका ट्वीट आया था, उसने कहा इससे इलाके में खुशहाली आएगी। अब दो चीज़ें बहुत बड़ी कंसर्न की हैं इस वक्त दुनिया पूरी में, अगर फील करना चाहे पाकिस्तान के लिए तो है ही, और इमरान खान साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर उसका बड़ा मैं कहूँगा बड़ा वेसिफरसली इजहार किया है
एक तो है कि जो आर्टिकल की जो आर्टिकल ख़त्म किया गया और उसके साथ जो फॉलो अप में ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि जो वहाँ की जो डिमार्केशंस हैं वैली के अंदर की बात कर रहा हूँ, जो डिमार्केशंस हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं तहसील की या डिस्ट्रिक्ट की और उसके साथ जो यूनियन काउंसिल लेवल की, या उनको तब्दील किया जा रहा है। जो मुसलमानों के इलाके हैं उनके अंदर हिंदू इलाकों को डाला जा रहा है। तो जो नरेंद्र मोदी कहा था कि हम डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, उसका वैली का वो शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ वहाँ पे परचम लहरा दिया गया है। इन तमाम चीज़ों का दुनिया की तरफ से कोई कंसर्न नहीं आया। आप जो बात कर रही हैं आप बातचीत की, उसमें बायलैटरल बातचीत का मतलब है कि 1 साल तक आप बातचीत करते रहें और इंडिया जो है कश्मीर के अंदर अपनी पोजीशन गजनफर साहब, मैं यही आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि हम कैसे ये उम्मीद करें जब हमारे मुल्क में मौशी इस्तेहकाम नहीं है, हमने अपने आप को इस तरीके से काबिल नहीं बनाया कि तमाम ममालिक के हमारे साथ पर्सनल इंटरेस्ट हों ताकि वो हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें, तो फिर हम ये एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? बात यह अगर माशी इस्तेहकाम से सिर्फ माशी इस्तेहकाम ही कंसर्न होता ना तो ईस्ट तैमूर का मसला हल ना हो गया होता। वहाँ कौन सा माशी इस्तेहकाम था? साउथ सूडान में कौन सा माशी इस्तेहकाम था? ये दुनिया के एटीट्यूड की बात है, ये रियलाइजेशन की बात है। ये गोलान हाइट्स जो हैं वो अपना सीरिया से लेके इजराइल को दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्या आपकी जहन में ये सोच नहीं आती? असल में दुनिया में यहूदियत का दौर है, इस वक्त ज़ियोनिस्ट का दौर है। अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई ना कि इंडियन फौज के साथ जो इजरायली एडवाइजर खड़े हुए जो उन्हें एडवाइस कर रहे हैं कि आपने ये ऑपरेशन किस तरह कंडक्ट करने। इस वक्त दुनिया इस जो वेस्टर्न ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ इसलिए हैं कि आप एक मुस्लिम स्टेट हैं और आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और आपसे जुड़ा हुआ है कश्मीर। इस वक्त तो मेरी नज़र में कंसर्न जो होना चाहिए वो होना चाहिए, वो तो बातचीत चलेगी, चले बायलैटरल बातचीत कर लेंगे, हम जोर देंगे कि आप कश्मीर की हैसियत ख़त्म करके 5 अगस्त की हैसियत पे आए, हम उसके ऊपर अपना तमाम का तमाम जोर खर्च करेंगे। लेकिन जेनोसाइड वॉच की जो रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर कश्मीर के अंदर वो जेनोसाइड होना जा रहा है कि आप हिटलर और मुसोलिनी को भूल जाएंगे। वो कहते हैं को अपने क्लाउज में कहते हैं कि इट्स एन हेजेमोनिक आर्मी व्हिच हैज गॉट नो सिविलियन कंट्रोल। तो जब इस किस्म की चीजें हैं और वो आप वहाँ पे लोग मरने, आपका ज्यादा कंसर्न इस टाइम में इंसानी जान को बचाना होना चाहिए, इंसानी जान को प्रोटेक्ट कर, जहाँ औरतों की इसमत दरी होनी है, बच्चों को मारा जाना है, जवानों के पांव तोड़ने हैं, यूथ को टारगेट किया जाना है, 18 से 25 साल लोगों को एलिमिनेट करना है। और जो आपको 21 दिन से जो वहाँ से एक रॉयटर्स की रिपोर्टर है शैला सद्दीकी, उन्होंने 9 दिन गुजारे हैं कश्मीर के अंदर। आप उनकी रिपोर्ट उठा के पढ़ें, एक उसका एक सेकंड के लिए सोचें, वहाँ पे वो औरतें जो फैमिली वे में हैं उन बेचारियों की क्या हालत है इस वक्त। दे आर नॉट एबल टू गो आउट। सोचे तो सही 1 मिनट के लिए। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का कंसर्न इस वक्त होना चाहिए और जो है भी कि आप ह्यूमन राइट्स वॉच का जो दफ्तर है जनीवा में उसके दरवाजे तोड़ दें आज जाके कि खुदा के वास्ते कुछ करो, कश्मीर को नहीं बचाते हो, कश्मीर को वहां के लोगों को बचा लो, उन बच्चों को बचा लो जो 4 साल की उम्र के जिनको दूध नहीं मिला है, उन बच्चियों को बचा लो जिनको रेप कर रहे हैं। परसों पिछले हफ्ते 3 और लड़कियों पे घर से उठा के लेके गए वो आरएसएस के गुंडे जो सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म में वहां गए हैं और उसके बाद उन्होंने पूरे घर वालों को कत्ल कर दिया है। 4 बच्चों को अगवा किया है, उनको लेके गए डिटेंशन सेंटर में, उनको टॉर्चर किया है। ये तमाम चीजें गजनफर साहब अफसोस के साथ दुनिया के सामने हैं। मैं आती हूँ आपकी जानिब, बात करते हैं जरा कि आखिर इंसानी हकूक की तंजीमें कहाँ आंखें बंद करके बैठी हुई हैं, कहाँ है ओआईसी में। जरा आती हूँ आपकी जानिब। बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है। छोटी सी जी सर, मैं छोटी सी चीज अर्ज करना चाहूंगा। दुनिया से तो कहेंगी आप ये बताएं कि आपके मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक की तंजीम है, वो औरतें जो आपके टेलीविजन चैनल पे आके बैठी होती हैं, जो 10 दे रही होती हैं यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का, वुमेन प्रोटेक्शन, वो कहाँ है? वेयर इज योर मलाला, जिसको आप कहते थे कि जी उसने बहुत बड़ा अमन का इनाम जीता, उसका बाप CIA का एजेंट है। हम उस वक्त कहते थे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, दिवाली वो मनाती है। सही। किधर है? बिल्कुल ये लोग कहाँ हैं? इन्होंने आंखें बंद क्यों की? आती हूँ मैं आपकी जानिब। गजनफर साहब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। जरा मैं उमर चीमा साहब से भी सवाल कर लूँ इस हवाले से। चीमा साहब, जाहिर है बात हुई, अभी एक्सपेक्टेड थी कि सदर ट्रंप 12 कह चुके थे कि बात करूंगा नरेंद्र मोदी से, बातचीत तो की गई, लेकिन जब बार बार सालिसी की बात की जाती है तो खुद हुकूमत कितनी पुरुम्मीद है कि वाकई अमलन भी सालिसी होगी ट्रंप की जानिब से?
मैं समझता हूँ ये सवाल तो सदर ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि आपको याद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो हालिया दौर था उसमें सदर ट्रंप से जब मुलाकात हुई तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद जो है इस चीज़ का जिक्र किया और कि मोदी जो है वो उन्होंने उनसे कहा है कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करें, और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं भी जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है सालसी का किरदार अदा करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इस खित्ते के अमन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं है, खित्ते की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अमन की बात है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बेहतर तो यही होगा कि जो है हिंदुस्तान जो है जो उनकी जो गासबाना और जो जहारियत जारी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उससे फौरी तौर पे अपनी फ़ौजें जो है विड्रॉ करे और यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के मुताबिक जो है सिबला मुआहदे के मुताबिक जो है मामला को आगे लेके जाया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए जो है बातचीत को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने जब भी दोस्ती की बात की, अमन की बात की, तो हिंदुस्तान ने इसको हमारी जो है कमज़ोरी समझा। लेकिन हिंदुस्तान को ये भी याद रखना चाहिए कि जब भी उसने कोई ऐसी कोई अहमकाना हरकत की हमारे बॉर्डर पे तो उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है गज़नफ़र साहब, पाकिस्तान जवाब भी देता है, मुँह तोड़ जवाब देता है। जब वज़ीर आज़म भी ये कहते हैं कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, आर्मी चीफ का बयान ये सामने आता है कि खून के आखिरी क़तरे तक जवाब दिया जाएगा, आखिरी फ़ौजी तक जवाब दिया जाएगा, तो इससे क्या समझे आवाम को? फिर क्या मैसेज जाता है कि फिर हम जंग के लिए किसी भी वक्त तैयार हैं? असल में इंडिया के साथ अगर आप तारीख़ देखें ना तो मुख्तलिफ औक़ात पर पाकिस्तान और इंडिया की जंग सिर्फ एक लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने के फासले पे थी। जब इंदिरा गांधी मर्डर हुई है, जब इंदिरा गांधी को सिखों ने टारगेट किया है, तो आपको पता है कि हम उस वक्त फौज में थे, हम उस वक्त बॉर्डर लाइन पे बैठे थे, अपना फर्स्ट लाइन एमुनिशन लेके मूव कर गए थे। उसके बाद जब राजीव गांधी का ज़ियाउल हक साहब गए हैं और क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात हुई है, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त भी जंग तैयार थी, वी वर मूविंग टूवर्ड्स द बॉर्डर। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब थे और उस वक्त आपको पता है भारत के देहात खाली हो गए थे, तो जंग तैयार थी। तो इंडिया पाकिस्तान की जब भी कोई बातचीत, जब कन्फ्रंटेशन चलती है तो जंग का माहौल तो डेवलप हो जाता है। आज भी जंग का माहौल डेवलप हुआ है। अब जब जंग का माहौल डेवलप हुआ है तो सर आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे ना कि अगर जंग, और इसके लिए पाकिस्तान आर्मी तैयार है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कह दिया कि जी अगर कश्मीर कॉज के लिए हमें जंग करनी पड़ी तो वी विल गो टू एनी लिमिट। एनी लिमिट का मतलब है कि हम मुख्तलिफ जगहों से बॉर्डर भी क्रॉस करेंगे और हम बॉर्डर क्रॉस करके कोशिश करेंगे जंग। पाकिस्तान आर्मी ने यह नहीं कहा कि वो पागल जो है वो एक राजनाथ सिंह, जिसका वो जो इंडिया के पुराने चीफ जस्टिस रिटायर, उनका आप इंटरव्यू पढ़े, वो कहते हैं जो बीजेपी की लीडरशिप है, जो अपना ये आरएसएस की, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। तो वो जब कहता है कि जी हम न्यूक्लियर जंग की बात करेंगे, फर्स्ट अपना स्ट्राइक, उसको पता ही नहीं है फर्स्ट स्ट्राइक का मतलब क्या है और फर्स्ट स्ट्राइक के इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि हम किसी हद तक जाएंगे। अब किसी हद को आप बढ़ा लें, किसी हद को आप गुजरात से ले जाएं, अपना दिल्ली तक, किसी हद को ले जाएं आप कश्मीर के अंदर तक, किसी हद को ले जाएं आप कन्वेंशनल वॉरवेयर पर, किसी हद को जहाँ तक आपका दिमाग स्ट्रेच करता है और जहाँ तक पाकिस्तान फ़ौज की कैपेबिलिटी है और जहाँ तक आपके अंदर आखिरी सिपाही मौजूद है और जब तक आपके वो तो आपकी बात ठीक है गज़नफ़र साहब, लेकिन अब हुकूमत की कोशिशों की हम बात करते हैं। ज़ाहिर हुकूमत की जो इक़दामात हैं, जो सिफारती कोशिशें हैं दाखिली खारजी सतह पर, उनको आप किस तरह देखते हो? फिर हमारी उम्मीदें हैं, हमने बड़ी उम्मीदें लगा ली हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि वो जो सालिसी की बात कर रहे हैं तो जी वो तो हैसियत भी वापस दिलवा के रहेंगे कश्मीर की, वो कर्फ्यू भी हटवाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये जो उम्मीदें हैं, क्या ये पाकिस्तान की दुरुस्त हैं या हमने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली हैं सदर ट्रंप से? मेरा ख्याल कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा ली। अगर वो सिर्फ कर्फ्यू भी वहाँ से हटवा ले ना, तो वो ट्रंप का भी तो आप मतलब बैकग्राउंड करैक्टर देख लेना। मुझे याद है कि वो जब गाज़ा पे इजराइल बमबारी कर रहा था तो वो फेस दी नेशन प्रोग्राम एक होता है अमेरिका में, वहाँ पे बाराक ओबामा साहब के जो एडवाइज़र थे, उसके बाद बाराक ओबामा साहब ने आर्टिकल भी लिखा। तो वो कहते कि इफ़ समबॉडी, वो गाज़ा मतलब हमास से रिलेट करके कह रहे थे कि अगर कोई मेरे घर में गोली फेंकेगा तो मैं तो गोला मारूंगा उसको। तो इजराइल हैज़ गॉट अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, यानी हमास गोलियां नहीं फेंकता, वो पत्थर मारते हैं। तो इजराइल ने नए म्यूनिशन टेस्ट करने के लिए फ़लस्तीनियों को और फ़लस्तीनियों के इलाके को अपना रेंज बनाया हुआ है, टारगेट एरिया बनाया हुआ है। तो जहाँ ये
थिंकिंग एग्जिस्ट कर रही हो, जहाँ पे ये सोच हो कि आपने लोगों को मारना है, आपने उनको पकड़ना नहीं है, यू हैव टू मर्डर देम, आपने उनको शहीद करना है। और तो यानी इजराइल के अंदर, गाज़ा के अंदर इजराइल एक फ़ौज है जिसने 8 साल से कम उम्र 400 बच्चों को कैद किया हुआ। अब यही चीज़ें रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदर, और उनके पीछे खड़ा हुआ है नेतन्याहू, उसके पीछे खड़ी है यहूदियत, उसके पीछे खड़ा हुआ ज़ियोनिस्ट यहूदी नेक्सस, ज़ियोनिस्ट हिंदू नेक्सस खड़ा हुआ, नरेंद्र मोदी दहशतगर्द, नेतन्याहू दहशतगर्द, उन सब के टॉप पे बैठा हुआ है ट्रंप। तो ट्रंप अगर कर्फ्यू ही उठवा दे वहाँ से, जो 21 दिन से वो नहीं, अमेरिकन उसके ऊपर नहीं बात कर सके हैं कि अपना कर्फ्यू उठाने की बात नहीं कर सके अमेरिकन, उनसे बात तो उन्होंने नहीं कहा कि जी आप कल तक कर्फ्यू उठाओ और ख़त्म करो इसको बात को, नहीं तो हम तो छोड़ेंगे नहीं आपको। अगर होता तो वो ये कहते ना, तो आप फिर कॉन्डक्ट पढ़ लें। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। मतलब है वो तो छोड़े, ट्रंप तो बड़ा दूर है। एक मुसलमान मुल्कों में सिर्फ एक ईरान की पार्लियामेंट है जिसने पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक करारदाद पास की है कश्मीरियों के फेवर में, वरना यूएई उठा के देख ले, सऊदी अरब उठा के देख ले, बहरीन उठा के देख ले, इंडोनेशिया उठा के देख ले, मिस्र उठा के, कोई उठा के देख, मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद नहीं है। बिल्कुल हम क्या करें, क्या करें? बिल्कुल पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है? मैं जरा आती हूँ, अपना मुकदमा कहाँ लेके जाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आती हूँ, आप बताने जरा ले लूँ गजनफर साहब। गजनफर साहब, मुझे ये बताइए पाकिस्तान के पास क्या बेहतरीन ऑप्शंस हैं जिन पर काम किया जा सकता है, और क्या पाकिस्तान वाकई उन ऑप्शंस के तहत अगर चले दयानतदारी के साथ तो क्या हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं? पाकिस्तान के नज़दीक मैंने एक आपसे ऑप्शन कहा ना, पाकिस्तान शुड गो टू, ताले तोड़े जाके और दरवाजे तोड़े ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स का जो दफ्तर है जनीवा में, उसके पास जाके और वहाँ पे FIR रजिस्टर कराए, वहाँ पे अपना एक लोग लॉबीइस्ट हायर करें जहाँ पे आप आवाज़ रेज करें। दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना है कि एक UNO की करारदाद एग्जिस्ट कर रही है, वो ऑपरेटिव करारदाद है, और वो करारदाद है कि जिसमें UNO ने कहा था कि कश्मीर में और इधर वो पोस्ट होंगे, UNO के ऑब्जर्वर पोस्ट होंगे जो कश्मीर की सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे, जब भी कोई एस्केलेशन होगी या इस किस्म की कोई चीज़ हो तो वहाँ पे पाकिस्तान को चाहिए कि UNO के ऑब्जर्वर जो है वो जोर लगाए UNO को कि आप कश्मीर में UNO के ऑब्जर्वर पोस्ट करें। फिर दुनिया की जो आपकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक्टिवेट करें, भाई कश्मीर के अंदर आपने खाना डिलीवर करना है, तो अपना दवाइयाँ, इसके लिए रेड क्रॉस को, ICRC को और उसको एक्टिवेट करवाएं कि हमें जाना है कश्मीर में, वहाँ पे हालात बुरे हैं। तो गजनफर साहब की पिछली हुकूमतों की भी तो कोताहियां हैं, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अब 50 साल बाद अगर UNO में जिक्र होता है तो इसमें कोताहियां तो हमारी पिछली हुकूमतों की हैं कि खामोश होकर बैठे रहे और कश्मीर पर कभी किसी ने कुछ बोला नहीं। हमारी पिछली हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया ना, दे सोल्ड एवरीथिंग। जब आप मुझे बताइए, जब आप फजलुर रहमान जैसे आदमी को आप बनाएंगे कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, अब आप वो ये लड़का एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कश्मीर का मुकदमा लड़ेगा, जो सिर्फ हुकूमत का फंड और TADA खाना जानता हो, उस शख्स से आप एक्सपेक्ट करती हैं कि जी वो कश्मीर का मुकदमा लड़ेगा? फजलुर रहमान कश्मीर का मुकदमा लड़ेगा? यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। वो तो रिश्वत थी जो नवाज शरीफ ने दी थी। नवाज शरीफ ने तो कश्मीर के मुकदमे को बेच दिया यार, He sold it out to India। उसने कितनी दफा खिताब किया जाके कश्मीर के बारे में। वो एक दफा गया लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे कंसिस्टेंटली फायर हो रहा था, 4 साल फायर होता रहा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। जी, डिड द प्राइम मिनिस्टर गो टू द लाइन ऑफ कंट्रोल? वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो लोग रहते हैं जो सुबह खाना खाते हैं, शाम को बेचारों को पता नहीं होता क्या, बहुत ही गुर्बत के लोग रहते हैं। वो गए थे, नवाज शरीफ साहब बड़े थन तराट से गए थे नरेंद्र मोदी की सेवरिंग सेरेमनी में, वापस आए थे तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर शुरू हुआ और 4 साल जारी रहा। उन्होंने नहीं कहा नरेंद्र मोदी को कि मेरे गरीब लोगों पे फायर बंद करो। कलभूषण आया, वो जो उस चचा के बच्चे के बेटे के बारे में उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। भाई अपने घर को जब ठीक नहीं करेंगे, आपके यहाँ लीडरशिप भी पैसे होगी, जब आपकी लीडरशिप भी रिएक्ट नहीं करेगी, तो फिर जब आपकी लीडरशिप भी दुश्मन से कोऑपरेट करे, तो आप मुझे बताइए ना, फिर कश्मीर का मुकदमा क्या, आप तो पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ सकेंगे। आपने खुद ही कह दिया एक अपना इस रिसाले को इंटरव्यू देते हुए कि बॉम्बे में पाकिस्तान शामिल था। हालांकि एक यहूदी राइटर रिपोर्ट लिख रहा है, किताब लिख रहा है, वो कहता है कि जी बॉम्बे जो है वो रॉ और मुसैद ने करवाया था, उसके अंदर CIA के भी इम्प्रिंट्स थे, वो प्रूफ कर रहा है डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी वहाँ पे पाकिस्तान। अब उस प्राइम मिनिस्टर को मैं क्या कहूँ?
उस प्राइम मिनिस्टर को मैं तालियां बजाऊं उसके लिए, जो अपने मुल्क को और अपने मुल्क के लोगों को बेच रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब आपकी यहाँ लीडरशिप रिएक्ट नहीं करेगी चीज़ों को, जब बोलेगी नहीं, और जब उनके मफादात तिजारती होंगे, इसीलिए किसी ने कहा था ना कि ताजर को सोने से तबली दी थी, और ये कहा था कि सोने को कभी मुल्क का हेड ऑफ स्टेट ना बनाना। आप पॉलिसी वो फिलॉसफी उठा के पढ़ ले लीडरशिप की, जब बनाओगे तो वो तिजारत करते वो मुल्क को बेच के चला जाएगा। तो आपके साथ तो माजी में यही चीज होती रही है, तो आप मुझे बताइए। माजी में कुछ भी नहीं हो सका। चलें, अभी आपने मौलाना साहब की बात कर ली, तो उमर साहब से भी उसकी हवाले लेती हूँ। और उमर साहब, आप पहले मौलाना फजलुर्रहमान साहब का जिक्र भी कर रहे थे, तो ज़रा मुझे बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब कश्मीर पर तो कभी ना बोले, अभी अपोजिशन में रहते हुए अपोजिशन जमातों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर पर कोई बात नहीं हो रही है, लॉकडाउन करने की बात हो रही है। आप क्या कहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? मौलाना का तो पिछले 2018 के इलेक्शन के अंदर एक बार नहीं, एक हल्के नहीं, मुख्तलिफ हल्कों के अंदर जो है आवाम ने बड़ी पूरी तरह जो है उनको मुस्तरद किया है। और अब मौलाना साहब पिछले साल 1.5 साल से जो बेरोज़गार हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अपोजिशन जमातें जिनको भी उनको भी आवाम ने मुस्तरद किया, और आज उनके पास वर्कर्स नहीं है, कोई स्ट्रीट पार नहीं है। आवाम उनके चेहरे अच्छी तरह से जान गई है कि पिछले 30 साल के अंदर जिस बेदर्दी से उन्होंने इस कौम को लूटा है, और वो 24,000 अरब का जो 10 साल के अंदर जो कर्जा इस गरीब कौम पे चढ़ाया गया, जिसकी वजह से आज हम इस माशी बदहाली का शिकार हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर, हर महीने छोड़ हर हफ्ते भी ये इस किस्म के लॉकडाउन की ये सिर्फ धमकियाँ देते रहेंगे, ना इनमें सख्त है। और दूसरी ये बात है कि आजकल के माहौल के अंदर जहाँ पे दुश्मन जो है सरहदों पे खड़ा है, कश्मीर का इशू इस वक्त सबसे प्रायोरिटी के ऊपर, तो ऐसे में जो लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ इस किस्म के लॉकडाउन या ऐसी कोई तहरीकें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी तौर पे भी जो है ना कौमी मुफाद में कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना ही जो है वो हुकूमत की काविशों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बल्कि ये लोग हुकूमत की काविशों की रास्ते में जो है रुकावटें पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब ये जो सूरत हाल है गजनफर साहब, ज़ाहिर ये बड़ी अजीब है। अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि ज़ाहिर पिछली हुकूमतों की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ा, हमारी क़यादत ऐसी थी। ज़रा क्विकली सर मुझे जवाब दे दीजिए कि ज़ाहिर हमारी अपोजिशन का किरदार इसमें कहीं नज़र नहीं आता, कश्मीर कॉज पे नहीं बोलते वो लोग। कश्मीर कॉज में क्या होगा? अभी वो बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट पढ़े कि इमरान खान मोदी से ज़्यादा फासिस्ट है। मोदी इनका रिश्तेदार है, बिलावल भुट्टो का भी, जो मोदी को फेवर कर रहे हैं। उसने वहाँ पे कश्मीर में लोगों के ऊपर मतलब इतना टॉर्चर, आप जितना सोच सकिए ना, उतना टॉर्चर लोगों के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे बिलावल भुट्टो कहता है कि इमरान खान मोदी से ज़्यादा फासिस्ट। अब इस पार्टी को मैं क्या कहूँ, या इस लीडरशिप को मैं क्या कहूँ? इस लीडरशिप की अकल है? कोई शर्म है इन लोगों में? कोई पार्टियों में कोई शर्म है क्या? मोदी को जो जिसके लिए हम यहाँ पे चीख रहे हैं, जिसको हम दुनिया में एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको दुनिया कह रही है कि इज अ फाशिस्ट, मैं नहीं कह रहा, आप दुनिया कह रही है हिटलर के नाम से फाशिस्ट नाम कर रही है। क्यों हमारी ऑपोजिशन, हम मुझे पॉइंट टेकिंग हिटलर के नाम से जा रही है? बिल्कुल सही। सॉरी टू इंटरप्ट, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक हम ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।